अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फरीद रईस। नाज़रीन, आपको लिए चलते हैं मुबश्शिर साहब के घर और सुनते हैं दोस्तों की गपशप। यार चठिया बड़े अरसे बाद लूडो खेल रहे हैं और इसीलिए तुम्हें कहना आया है। हाय हाय। ओए बचपन की बातें क्या अच्छी बातें थी, सारी सारी रात लूडो खेलते रहते थे और पता ही नहीं था लगता वक्त गुजर कैसे गया है। हाँ। और ये छक्का आ गया चट्ठे को। ओ ओए केड़ा छक्का 3 दाने आए ने। यार देख लो, ये मलक अपनी दफा फिर ऐसे करता है। ओ यार मैं ही पारू ना, मैं कोई शौक ही नहीं लूडो था, यकीन करो। क्योंकि तू तो हमेशा हार जाना ना। चट्टा साहब, मुझे यहाँ से नजर आ रहे हैं कि 3 आए हैं, तो आप छक्का छक्का कह रहे हैं आप। अभी तक आपकी वही नेचर है, गेम में आप फेयर नहीं खेलते हैं। और यार दानियाल, आप सिर्फ उसकी बॉडी और उसके जुस्से से डरे हुए हो और कुछ भी नहीं। छक्का आया था जो मुझे आप सबके सामने धांधली हो रही है। और धांधली की वजह से मैं ना सांप वाली गेम पसंद करता हूँ। वाह, अच्छा जी, किसी दिन फिर मेरे डेरे पे आ, मैंने जोड़ा रखा हुआ है। मेरी जान, तो मैं फिर असली सांपों के साथ लूडो खिलाता हूँ। अगर तुम महसूस करो तो मैं इस वक्त भी असली सांप के साथ ही खेल रहा हूँ। लो, अभी मलक ने चट्टे को पक्की लगा दी है। चलो 4 चलो। हेलो यार ही गेम तो अच्छा ना, बांदर किला बहुत अच्छी गेम है, मेरे को बहुत पसंद है। और तेन इस वालों गेम पसंद सी, तू पटोसियां भी बांदर को मारना था ना। यार मलक भी फस जाता सी है, जो मलक की वारी आई थी जुतियां सारे मारने सा, वो मलक को भजा नहीं जाता। मलक जेड़े वेले तक मुड़दा ही नहीं ते 5 लीटर पै चुके होंदे हैं। मैं शरीफ आदमी, मेरे साथ तो आप बेईमानी भी करते थे। जब मेरी बारी आती थी तो आप रास्ते में पहले छुप जाते थे जूते लेके, हैं हालांकि वहां से पीछे मारना होता ना, ये पहले छुप जाते थे। मैं उधर से निकलता तो मारते थे ठा ठा ठा। और दानियाल, वो तुम्हें याद है बचपन में जब हम वो घोड़ी छड़प्पा खेलते थे, मलक ने एक लड़के के ऊपर छलांग लगाई तो उसका कमर का कड़ाका ही निकाल दिया। वो प्याज का वो बेचारा 6 महीने स्कूल नहीं गया। ये लो मलक, अब 3 आए हैं सबके सामने, 1 2 3। ये शिकंजा टैट हो गया इस दफा, तेरी ये गीटी मरे ही मरे। ओए इन्हें किथे मरना है, इन्हें दुआ ने देख छक्का 4। ये देखो, ये 4 को छक्का बोल रहा है। ओए अखा दा टेस्ट करा, मैं तेन दसा। 4 नजर भी तो हो जी होगी ना उन सारे दी। ये छक्का है। हाय हाय। यार ये तो बताओ, क्या बोतलें लगाई हैं गेम पे या लस्सी लगाई है? और जीत के हम सब इसकी तौन में 2-2 लगाएंगे। ये ओ यार मलक 6 के बाद आया 4। हाँ। अगर गौर करें तो बच गई है। चलो हम घर से चल जाते हैं मेरी जान। ये 6 और ये 4। और ये 4 कैसे चला लिए? अभी गोटी तो घर में है। ओ मेरी जान, नजर रखो, ये पूरी खुली हुई है तो फिर मैंने 4 चलाया है। ओ खुली है तो इनू वागा पा इथे रख इनू। ये यहीं पे रहेगी। यार गेम तो तुम कभी जीते नहीं हो मलक, शोर मचाते हो। मानियो ये तो इतना डल है, ये इसको तो बारी लेके गोटी चलानी भी नहीं आती। वाह जी वाह, ये किसके डल होने की बातें हो रही हैं जी? और यार मुबश्शिर, तुम खुद ही हिसाब लगाओ ना कि हम दोनों में से डल कौन है। अगर मुझ पे छोड़ोगे ना तो मैं नहीं मानूंगा मलक डल है। अजी अब मेरे यारा जी, एडा सादा ही। यार वैसे माफ करना, मेडिकल असूल के मुताबिक जो ज्यादा खाता है ना वो डल हो जाता है। वाह, मैं फिर भी नहीं मानूंगा मलक डल है। मैं फिर कहूंगा कि जी है मेरे यारा। पारी करो मलक जी। और ठहर जाए, थे मेडिकल खुल गया है, तू वारी लैन। वो मेडिकल से याद आया वो पुरानी बात, मलक एक दफा गोटी को पेन किलर समझ के खा गया था। ओ ते मैं वल त्राए दी धौण दे उत्ते मुक्की सट्टे वल गोटी बाहर आई। यार ओ भाइयों, गोली सी, गोटी तो थले डिगी सी। वैसे यार मुझे भी बहुत लुत्फ आ रहा है आप लोगों को इस तरह से लूडो खेलते हुए देखकर, वरना इस उम्र में तो अब लूडो खेलने का रिवाज दोस्तों में तकरीबन नापैद ही हो गया है। ओ फरीद साहब, ये अब जरा बुढ़े हो गए हैं तो लूडो ही खेलते हैं। वरना बचपन में हम मलक के कॉलर में डांग फंसा के इसको ऐसा टैंक बनाते थे ना।
ਔਰ ਆਪਣੇ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਚਾਦਰ ਪਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਚੂਹਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। मजे की बात है, मैं निकल जाता था। एक दफा मुझे याद है, वो हमारे मोहल्ले में ना जी हमसाए होते थे, अब वो चले गए हुए हैं, उन्होंने कुर्बानी के लिए ऊंट खरीद लिया। अच्छा। मलक को गुस्सा चढ़ गया, कहते ना ऊंट ले आंदा मैं तू बड़ा जानवर ले आवांगा। अच्छा घर जाके अपना पानी वाला मोटा पाइप मुंह दे उत्ते बन के ते हाथी बन के बाहर। साहब मैंने ज्यादा शरारतें नहीं की, लेकिन की है, हो जाती है, वो उम्र ऐसी होती है, आपने भी की होगी। जी हाँ। तो मैं पहलवान के साथ क्या शरारत करता था कि जब ये भैंसों का दूध निकाल रहा होता था ना, तो मैं उधर आसपास छोटी छोटी दीवार थी इसके बाड़े के, अच्छा। वो मैं दीवार के पीछे छुप के ना मैं आवाज निकालता था, ये इतना सादा आदमी ये बाल्टी छोड़ के भाग जाता था कि बुला आ गई है। मैं वो बाल्टी उठा के दोस्तों में चला जाता था, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੋਤਲਾਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੋਡਾ ਪੀਣਾ ਸਾਰਾ। वाह वाह। ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈ ਦਾਨੀ, ਚੋਰੀ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਨਾਲ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। पक्की लग गई है दानी, पक्की लग गई। ਲੱਗੀ और ਲੱਗੀ फरीद साहब, ये मोटू जब बाल्टी छोड़ के खेतों की तरफ भागता था ना, तो ऐसे लगता था कि बगैर ड्राइवर के ट्रैक्टर जा रहा है। वाह वाह वाह। तो ये हैरान हो रहा हूँ, और बच्चों की लूडो पड़ी हुई है, तुम लोग क्या शुरू हो गए हो खेलने? बस यार यूं ही पड़ी हुई थी, तो हमने सोचा चलो एंजॉयमेंट सही। और भाई इंजॉयमेंट ही करनी है तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में शुरू हो गई है। किसी दिन चलो मैच देखने स्टेडियम बैठ के सारा दिन एंजॉय करते हैं। वाह यार गुड आइडिया, बिल्कुल सही है। 29 साल बाद कोई इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में, वाह। और याद पुरानी यादें आ जाएंगी। याद है वो कौन सा 1982 1982 में जब मैच की देखने गए थे ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का, वो चट्ठे ने तो इतना शोर मचाया था, इतना शोर मचाया था, चट्ठे का गला ही बैठ गया था। सिर्फ गला नहीं था बैठा, चड्ढा उस वक्त भी बड़ा कमजोर था। इस बेचारे ने स्टेडियम में थोड़ी सी लुडिया डाली, इसकी लुडिया भी बैठ गई थी। 50 ओवर्स का मैच था, तो मलक ने हर ओवर में एक पॉपकॉर्न का ऑर्डर दिया। और बगैर पॉपकॉर्न के मैच देखने का तो मजा ही नहीं आता। क्या बात है जी, तुम्हें वाकई नहीं मजा आता। सारा दिन स्टेडियम में इसके बाएं हाथ में पॉपकॉर्न रही है। जब भी चौका छिक्का लगा है ना जी, मलक बेचारे ने क्लैप ऐसे ही की है। और मैच खत्म होने के बाद इसके पास खाली पॉपकॉर्न्स का इतना ढेर, और यूं लगे हम कबाड़िए की दुकान पे आए हुए हैं। यार क्या पुराना वाकया याद कर, यार वो प्लेयर भी याद आ गए यार, ग्रेग चैपल, लैंस लिली, क्या बात है, रॉडनी मार्श, ओहो, इधर से मियां दाद थे, है जी, वो बड़ा जहीरबाज, क्या याद करा दिया मजा आया। याद है तुमको जब वो अंग्रेज फील्डर बिल्कुल बाउंड्री के पास था, तो ये उसको बार बार कह रहा था, ज्यादा आया बूट मेनू दे जी। और जेफ लॉसन था, वो जेफ लॉसन। याद है एक दफा वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान का मैच देख रहे थे, तो वो जो गार्नल था वो फील्ड कर रहा था बाउंड्री के ऊपर, उसका ध्यान पड़ा है दानियाल के ऊपर, इसे हाथ ला के कहता ओए तू भी आया है। हेलो यार, वाल रल के पुरानी यादा ताजा करे ने मैच रल के दे दिया। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, करूं फिर मैं टिकटों का बंदोबस्त। क्यों टिकटों का बंदोबस्त? ये दानियाल अपना सरकारी अफसर है, किसी ना किसी तलक से हमें फ्री पास ले देगा। ये फ्री पास मिल वजन ते चस आवे सी। और 25 साल हो गए हैं तुम्हें जर्मनी में यूरो कमाते हुए, अभी भी फ्री पास, फटे मुंह तुम्हारा। बहुत अच्छे, बहुत। ये सबकी टिकटों का तो तुमने इंतजाम करना है, तुमने पैसे देने हैं। ओ यार मेरे को यूरो है ना, मैं पैसे तोड़ाए नहीं। तेनू चुक के ना ते किसी बैंक दी बारी च मारांगे, तेरे यूरो टूट जाएगा। क्या फजूल बात यार कर रहे हो, टिकटें ले ले में क्या हर्ज है, हम सारे माशाल्लाह खाते पीते साहिब हैसियत हैं, टिकट खरीद के जाएंगे। चलो ठीक है, मेरा मतलब है टिकट खरीदने में क्या मजायका है। मुबश्शिर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, टिकट खरीदने में कोई मुजायका नहीं है, लेकिन बात हमारे यहाँ मिजाज की है। यहाँ लोगों की कोशिश होती है कि टिकट ना खरीदना पड़े, बस मुफ्त में पास मिल जाए। अच्छा एक और आपको बात बताऊं, ये सिर्फ पैसे बचाने के लिए लोग फ्री पास के पीछे नहीं दौड़ते। अक्सर लोग इनमें से जो है ना जी साहिब हैसियत तगड़े लोग,
वो सिर्फ पास इसलिए लेना चाहते हैं या फ्री के चक्कर में इसलिए होते हैं कि हम बैठ के कह सके तो हमने तो फ्री मैच देखा था जी। हमारी बड़ी सलाम दुआ है, हमारी बड़ी अप्रोच है। यही कह रहे हैं आप। सिर्फ ये दो फिक्रे कहने के लिए और अपनी फजूल वाह वाह बनाने के लिए फ्री पास ढूंढते फिरते हैं। बिल्कुल। और नहीं, हमें शौकियां मारने की कोई जरूरत नहीं है, हम सब लोग अपनी अपनी टिकट खरीदेंगे। चलो बस बिल्कुल ठीक है। 22 फरवरी हफ्ते वाले दिन है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच। यस, और सब अपनी अपनी टिकट खरीद के वहां पहुंचेंगे। बिल्कुल। यार मुबशर टिकट खरीदन दे च कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हफ्ते वाले दिन मैं अपनी मज्जां नूं नहाउना वां। 22 तरीक ਨੂੰ मैच? जी जनाब। ओ यार हूं दिहाड़े ते मेरी कजन दी शादी है, मैं नहीं भी बन सकदा। ओहो, मैं भी कितना भुलक्कड़ हो गया हूँ। 22 तारीख को मैंने अपने गांव जाके एक सियासी मीटिंग अटेंड करनी है मुबशर। और यार मलक माइयों, क्या हो गया आप लोगों को? और बड़ा दिलचस्प मैच है 22 तारीख को। पाकिस्तान हिंदुस्तान तो है ना 77 साल से हरीफ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 150 साल से हरीफ है। हाँ। और चलो यार गल सुनो, 1 2 3 4 5 टिकटें हैं, मैं खुद ही खरीद लेता हूँ। चलो शादी ते मेरी जगह ते कोई और चला बेसी। चलो मैं भी फोन करके मीटिंग 23 की करवा लेता हूँ। चलो फिर मेरियां मज्जां भी इन्नियां कि सियाणियां ते हो ही गईयां ने कि आप ही नहा लैणगियां। देख लो फरीद साहब, सब लोग ठीक ठाक कमाते हैं जी। लेकिन आदत अभी तक वही है, बचपन वाली, फुकरों वाली। हाय। यार वैसे माफ कीजिएगा, आप लोग किसी ना किसी तरह से मैच देख ही लेंगे, अपने अपने पैसे खर्च लेंगे। नहीं खर्चेंगे तो मुबश्शिर साहब आपके बदले टिकट खरीद लेंगे। हाँ। घर में अपनी बड़ी एलईडीज के ऊपर मैच देख लेंगे, या फिर किसी पार्क में चले जाएंगे, वहां पे बड़ी स्क्रीन लगी होंगी, वहां मैच एंजॉय कर लेंगे। हाँ जी। लेकिन आप लोगों को मालूम है कि स्टेडियम जब आप नहीं जाएंगे तो उसका क्या नुकसान होगा? जी भाई जब आपका स्टेडियम खाली होता है तो पूरी दुनिया को एक बुरा पैगाम जाता है कि आप स्पोर्ट्स लविंग कंट्री नहीं है, आप लोग अपनी खेलों से प्यार नहीं करते, बिल्कुल। आप लोग अपने कल्चर से प्यार नहीं करते, आप लोग अपने मुल्क से प्यार नहीं करते। जी 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 देखे ना, ये पिछले दिनों में रिकॉर्ड बना है कि मेलबर्न ग्राउंड है जो ऑस्ट्रेलिया का, उस मैच में तारीख में सबसे ज्यादा तमाशाई आए हैं। अच्छा। और उन्हीं दिनों पाकिस्तान में वेस्ट इंडीज के साथ मैच हो रहा था और पाकिस्तान के ग्राउंड खाली पड़े थे। बिल्कुल दानियाल साहब, उस वक्त तो हर शख्स को यह महसूस हुआ था कि हम क्यों नहीं दुनिया को, लोगों को अपनी यूनिटी दिखाते हैं, क्यों नहीं इत्तेहाद और यगानगत का मुजाहरा करते। यार मुझे अच्छी तरह याद है, लोग ऐसे ऐसे भौंडे बहाने ढूंढते हैं। हाँ। ये जो है मलक, इसको मैंने उस दिन फोन किया। अच्छा। ये जिस दिनों की बात कर रहा है, ये दानियाल जिस मैच की बात कर रहा है, जी जी तो मैंने कहा यार मलक, सारे दोस्तों को इकट्ठे करो, चलो मैच देखने के लिए चलते हैं। आगे से कहते हैं जी मेरा तो गिट्टा निकला हुआ है, मैं तो नहीं जा सकता। हाय। अच्छा, मुझे पता था कि ये सिर्फ सुस्त हाँ। और वक्त बचा रहा है अपना, जी। और कोई वक्त बचा के इसने अच्छा काम भी नहीं करना। लो जी, मैं गुस्से में चला गया इसके घर। अच्छा। इत्तफाकन इसकी हवेली का दरवाजा भी खुला था। नहीं। मैंने अंदर झांका तो जो कह रहा था ना गिट्टा निकला हुआ है, हाँ। उसी गिट्टे के साथ अपने मोटरसाइकिल को किके मार रहा था। मैंने जाके ऊपर से पकड़ लिया, मैंने कहा ये क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो गिट्टा निकला हुआ है। आगे से कहता है नहीं वो खब्बा निकला हुआ है, मैं सजे से किक मार रहा हूं। मैंने कहा अगर खब्बा निकला हुआ है तो इसके ऊपर को पट्टी शट्टी ये वो कुछ भी नहीं तुमने कराया, को प्लस्तर प्लुस्तर। कहते डॉक्टर ने ਉਂਝ गिट्टे ਨੂੰ ਸਮਝਾਤਾ ਸੀ। यार मुबशर कम काज हुंदा डेरी ते। बड़ा मैं देखिया काम काज करदे आ, जो जेड़ा तू उथे मज्जां नाल बैठ के दुख सुख फोलन डिया। बंदे तुमने रखे हुए हैं, वेले तुम मंजे पे बैठ के तो हुक्का तड़ा तड़ खींच रहे होते हो। असल में मिजाज बन गया हुआ है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमारा मिजाज ऐसा बन गया हुआ है कि वो छड्डो परा। बिल्कुल। बात ही सिर्फ ये है कि हर काम में लापरवाह हो चुके हैं हम। जी। और नहीं जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, इस दफा सारे जाएंगे मैच देखने। अंकल मैं भी जाऊंगा। हाँ जी क्यों नहीं पुत्र जी, आप भी साथ चलेंगे हमारे। वो भी लाओ ना बिस्कुट विस्कुट, ले जाते हैं तुम्हें भी साथ। अच्छा, बच्चे जो है ना जी, वो भी जाहिर है वही करते हैं जो घर में माहौल देखते हैं। जी हाँ। अब हम जो बड़े हैं या जो इस वक्त बुजुर्ग लोग हैं, जी। वो भी कहते हैं कि नहीं यार बच्चों को भी क्यों भेजें, किस लिए, खुद भी क्यों जाएं, माहौल उधर क्या है।
हाँ भाई खुदा के वास्ते निकलो, बड़ा अच्छा माहौल होता है, अपनी फैमिलीज को लेके जाओ। बिल्कुल। खूबसूरती मुल्क की, कौम की नजर आनी चाहिए। हाँ जी। ओ काका कोई केक बिस्कुट भी लिया। मलक तेरी टिकट मैं खर्चांगा, आज खाली चाह पी के खा। लो केक बिस्कुट दा टिकट दे नाल की तलक, तू खर्च टिकट ओनू केक बिस्कुट ले आंदे। हाय ओ मुबशर फिर एक बार सोच ला भलवान नू नाल खड़ना ही कि नहीं। और याद नहीं पिछली बारी उन्हें बेइज्जती कराती सी, प्ले कार्ड बना के लै गया सी। एक प्ले कार्ड ते ने लिखिया छिका, एक ते लिखिया चौका, एक ते आउट दी जगह ते लिखता गेट आउट। याद है स्टेडियम ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਲ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਆਵਾਜ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁੱਕੜ ਦਾਲ ਏ ਤੇ ਬਲਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਲੋਂ ਦਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੂੰ ਦਾਲ ਤੇ ਦੇਤੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਨੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੇਲਣ ਤੋਂ ਰੋਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਂ। ਉਹ ਵੇਲਣੇ ਦਾ ਅਕਸਰ ਭਲਵਾਨ ਨਾਲ ਰਫੜ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦੋ ਪੀਤੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਦ ਹੀ ਮਾਈਓ ਜਦੋਂ ਮੁਰਲੀਧਰਨ ਨੂੰ ਇੰਜ਼ਮਾਮੁਲ ਹੱਕ ਨੇ ਛੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਗੇਂਦ ਆ ਕੇ ਭਲਵਾਨ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਡਿੱਗੀ ਇਹਨੇ ਗੇਂਦ ਜੇਬੀ 'ਚ ਪਾ ਲਈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੈਚ ਰੁਕਿਆ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੇਂਦ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੈਚ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਜਾਂ ਭਲਵਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਤਪ ਗਿਆ ਭਲਵਾਨ, ਤਪ ਗਿਆ ਵੀ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये गोगे के दादाजी का रिकॉर्ड है, बरादरी में सबसे ज्यादा गालियां उन्होंने निकाली। ये रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड ये है कि सारी की सारी सिर्फ गोगे को निकाली हो। अजीजी क्या खबर लेकर आए हो आज? नाज़रीन आप लोग सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के रिकॉर्ड कायम करते हैं। वो रिकॉर्ड जो होते हैं वो इस तरह के भी होते हैं कि मेरे पास दुनिया की सबसे ज्यादा डाक टिकटें मौजूद हैं, बिल्कुल। या कोई कहता है जी कि मेरे पास जनाब सबसे ज्यादा किस्म के सिगरेट मौजूद हैं, या कोई कहता है जी कि मेरे पास मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ मुल्कों के सिक्के मौजूद हैं। हाँ जी। या किसी का रिकॉर्ड ये होता है कि मेरे पास माचिस की डब्बियां बहुत ज्यादा हैं। ये आपको जो आज रिकॉर्ड सुनाएगा आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, चूंकि आपको मालूम है कि 0092 न्यूज़ जेम्स बॉन्ड वो चीज लेके आता है जो आपने पहले कभी ना सुनी हो। बिल्कुल ऐसे ही। आपका नाम ही काफी है सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यार ये जेम्स बॉन्ड है या जिन है? वो चीज लिया जी असं वेखी नहीं होंगी। आप देख लीजिएगा, अभी आपको पता चल जाएगा कि जेम्स बॉन्ड जेन नहीं या तुसी आप जेन हो। ये देखो जरा अभी हाँ जी। अमरीकी शहरी ने 8000 से जायद मुख्तलिफ अदवार और मुख्तलिफ जगहों की ईंटें जमा करके आलमी रिकॉर्ड बना डाला। कभी पहले सुनी है जी कि ईंटें जमा करने का रिकॉर्ड? ये कहाँ की खबर है जी? जी ये अमरीकी रियासत ओक्लाहोमा के 87 साला क्लेम रैकेमेयर 40 वर्षों से ईंटें इकट्ठी कर रहे थे। अच्छा। और उनकी जमा की हुई 8882 ईंटों में 100वीं ईस्वी की रोमी ईंट भी मौजूद है। ये भाई साहब कोई राजमिस्त्री ने? बिल्कुल राजमिस्त्री नहीं है। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਕਿਧਰੇ ਬਚਪਨ ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਮਹੱਲੇ ਚ ਲੜਾਈ। अच्छा ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇੱਟਾਂ। ਅੱਛਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਲੋਈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹੋਰ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੜੀ ਲਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ जी। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਵਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। यार ये बड़ा अजीब और मुनफरद रिकॉर्ड है, क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ जी कि मुझे तो वो शेर याद आ रहा है जब से मैंने खबर पढ़ी है। जी जी। बेताबियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। इस जगह मेरा ख्याल है इस बाबे का शेर है, ईंटें समेट कर मुख्तलिफ जहान की, जब थड़ा नहीं बना तो रिकॉर्ड बना दिया। ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਚੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸੁਟਾ ਦੇ। ਇੱਟਾਂ ਥੱਲੇ ਸੱਪ ਠੂਏ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸੁਟਾ ਦੇਵੇ ਭਾਈ ਨਾਯਾਬ ਇੱਟਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੈਚਅਪ ਲਾ ਕੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਖਾਈਏ।
अरे अनपढ़ो, वो अंग्रेजों की ईंटें हैं, उनके नीचे सांप बिच्छू नहीं पैदा होते, ज्यादा से ज्यादा कॉकरोच पैदा होते। गुड, माशाल्लाह, कॉकरोच स्पेशलिस्ट ने बहुत अच्छा नुस्खा बताया। और आप ये सुने जरा, ये क्या इकट्ठा करके लाया है। ये रिकॉर्ड जो बाबा जी कलैम साहब है ना, इन्होंने खुद नहीं बनाया। अच्छा। हाँ, वो तो कहीं कहीं गए हुए थे, हाँ। कुछ दिनों के लिए गए हैं, तो उनके घर वालों ने उनकी गैर मौजूदगी में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला। वाह। वो खुद घर आके हैरान हुए, चाचा जी कहे काम गए सन ना, तो उनकी बेटी और दामाद ने ना जी कुछ दोस्तों को इकट्ठा करके जी। उनके गोदाम में मौजूद ये ईंटें जो थी ना, उनकी गिनती की। अच्छा। और फिर गिनीज बुक वालों को फोन कर दिया। सही। उन्होंने आके जब देखा कि इतनी इतनी पुरानी, इतने इतने पुराने दौर की और मुख्तलिफ जगहों की ईंटें, उन्होंने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट दिया। जब मिस्टर क्लेम वापस आया ना, उन्हें जब आके सनद देखी है, उसको पहले चक्कर आए हैं, फिर उसने एक ताकत वाली गोली खाई है। फिर उसने अपनी बेटी को कहा कि मुझे ब्लैक कॉफी बना के दो। फिर उन्होंने ब्लैक कॉफी की चुस्की लगा के सर्टिफिकेट देखा है, तो फिर कहा है हाउ ब्यूटीफुल। अजीजी साहब, अंग्रेजां दे धी पुत्तर ने ते उन्होंने ने वर्ल्ड गिनीज बुक वाले बुला लए ने। ए साडा कोई धी पुत्तर हुंदा, उन्हां मजदूर बुला के सारियां ईटां दी रोड़ी करा देनी सी। जुल्फी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, बड़ा तेरा रोड़ी कुटन वाली थोड़ी वर्गा मुंह है। उसका एडा वड्डा रिकॉर्ड ते ओदी रोड़ी बना दी सी। यार व्हाट इज दिस? उच्चिया हो जांदा, थोड़ा पानी ते ना ना उन्हां बूहे अगे आउंदा। देख लो, मैंने व्हाट इज दिस तक ही रहने दिया, आगे नॉनसेंस नहीं लगाया। देखो, बात ये है कि ये जो होता है ना शौक मुख्तलिफ चीजें इकट्ठी करने का, ये बड़ी बड़ी अजीब होती हैं चीजें इसमें। आप हैरान होंगे कि पोलैंड के एक शहरी हैं कोई, मैटरना साहब। अच्छा। उन्होंने ये जो चिंगमे नहीं चबा लेते, उनके 15,000 से ज्यादा पैकेट जमा किए हुए हैं। उसको क्या कहते हैं? रैपर। 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 यार ये आदमी जो है ना, ये जो गौरी है, ये लाइमन पाकिस्तान की तालीम के मैदान में को बड़ा कारनामा करे। अब ये भुट्टो तालीम के महकमे में बड़ा कारनामा है, जब भी पीरियड बदलता है यही टल्ली खड़काता है। 15,000 चिंगम के वो रैपर इकट्ठे किए। और ये भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो मेरा हाल है 2015 में कायम हुआ था। अच्छा। वाकई रिकॉर्ड तो बड़े अजीबो गरीब बनाए गोरों ने। इसी तरह जॉर्जिया के एक डेंटिस्ट हैं, डॉक्टर साहब, उनको टूथपेस्ट जमा करने का शौक है। ऐसे तो डॉक्टर साहब जो हैं वो 2012 में 2037 मुख्तलिफ टूथपेस्ट जमा करने का रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं। अच्छा जी। लेकिन वो अब भी टूथपेस्टें जमा करते रहते हैं। वाह जी। किधरे भी जाते हैं ना, किसी भी मुल्क में, शहर में, उसे टूथपेस्टां खरीदने लग पड़े। या उनके हाँ को आ रहा हो ना, तो वो कहते हैं अब मेरे लिए परफ्यूम ना ले आना, टूथपेस्टां ले आना। या उनकी सालगिरह पे भी कोई आए ना, तो वो कहते हैं कि बात सुने, कोई डेंटल केक ले आइएगा। डेंटल केक। अच्छा, फिर टूथपेस्ट ही नहीं, वो चूंकि दांतों के डॉक्टर हैं और उनके क्लिनिक के अंदर मुख्तलिफ मरीजों के निकाले हुए दांत भी बहुत ज्यादा जमा हुए हैं। ऐसे बबर शेर हैं खौफनाक डॉक्टर साहब, तो उन्होंने अपने क्लिनिक को ना जी डेंटल म्यूजियम में तब्दील कर दिया हुआ है। मुफ्त में हजारों फ्लेवर की टूथपेस्टें, निकले हुए दांत, फिर टूथ ब्रश, फिर मेरा हाल दंदां च मारने वाले तीले भी जमा किए। यार अंग्रेज 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 ने क्या रिकॉर्ड बनाना जी? ये गोगे के दादाजी का रिकॉर्ड है, बरादरी में सबसे ज्यादा गालियां उन्होंने निकाली। ये रिकॉर्ड नहीं, ये रिकॉर्ड ये है कि सारी की सारी सिर्फ गोगे को निकाली हो। नाज़रीन, लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ये लिख के लगा दो कि मुजफ्फर के 6 पैक बनने तक उधार बंद है। चलो उदा उधार ते होरे बंद होना है या नहीं, तेनू ये गल करदे शर्म नहीं आई? ख़वातीनो हज़रात,
वतन अजीज के अंदर अक्सर घरों में सूरत हाल हमारे प्यारे वतन की हुकूमत जैसी ही होती है, यानी पैसों का रोना धोना। हाय 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 हाय, यानी हुकूमती खजाना भी खाली जी और घरों का खजाना भी खाली। हाय हाय हाय। अच्छा, तो एक आम आदमी इसकी वजह क्या समझता है? पैसों की कमी और क्या। अच्छा, तो अखराजात की ज्यादती नहीं है? अखराजात और क्या घट कर ले यार, इन्हें दाना पाना छड़ दइए। तो यार कौन कह रहा है कि खाना पीना छोड़ दें, लेकिन कम से कम अपनी ख्वाहिशात को, अपनी ज़रूरियात को इतना तो ना हम बढ़ा लें कि हमारा पाँव हमारी चादर से बाहर निकलना शुरू हो जाए। जी। तो क्या ये अपनी ख्वाहिशात मार ले? ओ भाई, कौन कहता है कि ख्वाहिशात मार लें, मगर अपनी ख्वाहिशात उतनी रखें ना जितनी आपकी इनकम है, जितना आपका बजट है। और फिर ऐसी सूरत हाल में हम दूसरों को कोसते कोसते हुकूमतों तक पहुंच जाते हैं कि ये हुकूमत ही खराब है, ये हुकूमत ही नाअहल है, इस हुकूमत ने ही खाना खराब कर दिया है। जी हुकूमतों का क्या कसूर है? ये हमारी नहली और सुस्ती है। सुबह मैं काम पे जाते हुए इस आदमी को चिट दे के गया था कि ये सौदा पैक कर देना। शाम को आया हूं तो इसने सौदा ही नहीं पैक किया। ओ मेरे भाई, मैं माफी चाहता हूँ, आपको तो देख के लगता है कि सौदा पैक हुआ है। पाजी इसको ये भी समझाए ना, सौदा जो पैक होता है वो खाली चिट से या चिट चैट से नहीं होता, उसके वास्ते जेब भी खाली करनी पड़ती है। जब भी इसकी जेब की बात आती है तो इसकी जेब हुकूमत के खजाने का मंजर पेश करती है, 24 घंटे खाली। और अगर आज खाली है तो कल भर भी जाएगी। कोई भागा जा रहा हूं यहां से। भाग तो तुम वैसे ही नहीं सकते, अगर तुम फुल स्पीड से भी भागो ना तो कछुआ तुमसे 10 फुट आगे होगा। मसला मेरे भागने का नहीं है, मसला उधार लेके भागने का है। जिस दिन तनख्वाह आनी है मैंने आपको पैसे दे देने। तो जिस दिन तनख्वाह आएगी सौदा भी उसी दिन ले जाना। पता नहीं कौन से मुरीख पे तुमने अपना अकाउंट खुलाया हुआ है, इसकी तनख्वाह आते आते भी 2-2.5 महीने ले जाती है। एक्सक्यूज मी, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है। पहले आप अपना तारफ कराएं कि आप हैं कौन। गौरी साहब, ये तो पता चल गया है कि एक कछुआ और एक खरगोश है, लेकिन बहस किस बात पर हो रही है ये पता नहीं चल रहा। ओ भाई जी, मेरी इनके मोहल्ले में करियाने की दुकान है और ये मुझसे उधार सौदा लेते हैं, और जब ये सौदा लेके घर चले जाते हैं तो फिर रीछ की तरह 6-6 माह सोए रहते हैं। आज तक तुम्हारा 1 रुपया भी मारा है? बकाया देर सवेर तो हो ही जाती है। देर ही देर है, खाते में सवेर कोई नहीं हो रही। और तुम चीख जो रहे हो तो तुम ना दिया करो इसे उधार, अपनी दुकान के बाहर लिख के लगा दो, जब तक पाकिस्तान नाजुक दौर से गुजर रहा है उधार बंद है। वाह। लो हुणे सारी जिंदगी सानू उधार सौदा ही नहीं देगा। महल्लेदारी है भाई जी, उधार सुधार तो चलता है। या फिर ये लिख दो कि शेख रशीद की शादी तक उधार बंद है। यार कोई अक्ल नू हथ मार। और सख्ती करो इस पे, और सख्ती करो। इसको कहो कि गौरी की स्किन फेयर होने तक आधार बंद है। बल्कि ये लिख के लगा दो कि थैले का कद 6.5 फुट होने तक उधार बंद है। इसको भी छोड़ो, ये लिख के लगा दो कि मुजफ्फर के 6 पैक बनने तक उधार बंद है। चलो उधार ते होरे बंद होना है या नहीं, तेनू ये गल करदे शर्म नहीं आई? तो भाई एक मिनट भाई साहब, अगर यह दुकानदार तुम्हें उधार नहीं देना चाहता तो तुम क्यों जबरदस्ती उधार लेना चाहते हो? बिल्कुल। और सर जी मैं तो मोहल्लेदारी की वजह से इसकी दुकान पे चले जाता हूँ, वरना खरीदारी तो मैं क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता हूँ। तो कर लिया करो क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग। बाबूजी इनका तो सारा टब्बर ही उधार पे चलता है। चले मेरे साथ, मैं आपको अपनी दुकान पे खाता दिखाऊं। मैंने तो इनका नाम ही उधार फैमिली लिख रखा है। और रही बात इसके क्रेडिट कार्ड वाली, इसको अच्छा भला पता है कि मैंने अपनी दुकान पे वो बैंक वाली मशीन नहीं रखी हुई, फिर भी ये कार्ड लेके आ जाता है।
अब मैं वो क्या कार्ड पकड़ के किसी ताले में घुसा दूं? और कुछ अरसा तो जनाब ये मेरे साथ ये भी करता रहा है, घर से 20 रुपए वाली धागे की नलकी लेने आया और 5000 का नोट निकाल के मुझे दे रहा है। मैंने कहा जनाब मेरे पास ये 5000 का खुला नहीं है। 5000 जेब में डाल के तो कहता ये नलकी खाते में लिख लो। ओ हजूर, ये 5000 का मुझे नोट दिखा दिखा के 5000 चीजें मुझसे उधार ले गया। और तुमने कौन सा मेरे पे एहसान किया है? वो 5000 चीजें आपके खाते में नहीं लिखी हुई? सिर्फ लिखी हुई हैं, वो पता नहीं कब मिटाओगे। फरीद साहब, वो जैसे गांव में खानदानी दुश्मनियां नहीं चलती, इनके साथ हमारा खानदानी उधार चल रहा है। मेरे दादे ने इसके दादे से लेना था, मेरे अब्बे ने इसके अब्बे से, और अब मैंने इससे उधार लेना है। अब तो ये मेरी दुकान की तरफ आ रहा हो तो मैं अपने बच्चों को दिखाता हूं कि बेटा वो आ रही है उधार खाने वाली बला। और बेजाय 10,000 चैंपियन, सौदा तुम महंगा देते हो और क्वालिटी तुम्हारी अच्छी नहीं होती। अच्छा, वैसे ये एक बड़ी खास टेक्निक होती है उधार सौदा लेने वालों की। जब दुकानदार ज्यादा प्रेशर बढ़ाता है तो फिर ये लोग सौदे में से नुक्स निकालना शुरू कर देते हैं। और सर जी, इससे बोलें कि अगर मेरी चीजें की क्वालिटी सही नहीं होती तो क्यों खरीदता मेरी दुकान से? इतना इतना सौदा खरीदता है। जब इसको देखे कि साइकिल पे सारा ढेर लगा के निकल रहा होता है तो मंजर ऐसे होता है कि जैसे आप दोस्त किसी लंबे मिशन पे जा रही है। सर जी, सारी रंगबाजी, सौदा ਇਹਦਾ इतना बुरा है, दालां ਇਹਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਕੁੱਕੜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿਓ ਜਾ ਕੇ, ਕੁੱਕੜ ਕਹੇਗਾ ਚੁੱਕ ਲੈ ਇਹਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਕੁੱਕੜ ਇਹ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਦਾਲ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਤੂੰ ਇਹ ਦਾਲ ਮਿਰਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। अल्लाह माफ करे, आज मेरी चीजें और सौदे गलत हो गए। सर जी, तकरीबन हर हफ्ते मुफ्त बोतल पीने के लिए मेरी दुकान ते आके दी शुगर घट जाती जी। दुकान दे बूहे च डिग पैंदा। मम्मी फिर इनू मुफ्त बोतल इस वास्ते पियाना कि यह माल इथों चुकया जाए तो बाकी गाहक दुकान दे अंदर आ सके। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਹਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੜਾ ਧੜ? एडी तू MM आलम रोड दे उत्ते दुकान खोली है, गंदे नाले उत्ते तेरी दुकान है। तुम भी तो उधर ही रहते हो, तुम कौन सा DH5 से वहां सौदा लेने आते हो? ओ भाई, क्या फजूल बातें कर रहे हो? वो दुकानदार तुम्हें उधार नहीं देना चाहता है, तुम कहते हो वो तुम्हें तंग कर रहा है, तुम पे प्रेशर डाल रहा है। मसला उधार का तो है ही नहीं, मसला तो इस बात का है कि तुम्हारा अगर बजट नहीं है तो तुम अपने बजट से ज्यादा सौदा उससे क्यों खरीदते हो? आपा ये है ना जी कि पौना मुल्क बैठ के तो गालियां निकालता है पेट्रोल महंगा हो गया। तो भाई पेट्रोल वाली चीज छोड़ के तो साइकिल पकड़ लो। ये बात, ये चीन में, यूरोप में, हर जगह पे लोग साइकिल पे फिर रहे हैं। पेट्रोल आपको नहीं बारह खाता। आप गाली गलौज करने की बजाय आप पेट्रोल वाली चीज बेच के या खत्म करके साइकिल ले लें। साइकिल पे आपका खर्चा नहीं वो होगा ना पेट्रोल वाला। बिल्कुल। मसला ये है इस मुल्क का कि हम लोगों ने हर उस ख्वाहिश को पूरा करना है जिसका हमारे पास बजट नहीं है। बिल्कुल। भाई पहले खुदा के वास्ते बजट पैदा करें, अपने पास बजट इकट्ठा करे, फिर वो अपनी ख्वाहिश पूरी करे। बिल्कुल सही। पहले ख्वाहिश पूरी करके फिर बजट का रोना रोना, यार ये बेवकूफों वाली बात है। सही बात है। ओ जी, यही बातें तो मैं समझाता हूँ इसको। मेरे महल्ले के जो हाफिज साहब हैं वो मुझसे आधा किलो सूजी लेके जाते हैं और ये 1.5 किलो लेके जाता है। तो क्या खत्म ना दिलाऊं? माँ बाप की रूहों को तड़पा दूं? माँ बाप की रूहों की तड़पाहट पता है, जो उधार दे दे के मेरी रूह तड़प रही है वो कैसे सुकून में आएगी? ओ भाई, एक मिनट, बात तो सीधी सीधी सी है। तुम अपने बजट से ज्यादा खर्चा क्यों करते हो? ये बात तुम्हें समझ में क्यों नहीं आती कि जब तुम किसी का उधार नहीं दे सकते तब तुम्हारे माँ बाप की रूह नहीं तड़पेगी? वो ये नहीं सोचेगी कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है? सर जी, मैं कौन सी जेबें काट रहा हूँ?
उधार ही लेता हूँ, 5 तारीख आती है तो इसको पैसे दे देता हूँ। ओए बल्ले ओए जवाना, जब भी जनाब 5 तारीख आती है 18,000 रुपया बिल लो, सिर्फ 5,000 मेरे गले में रख के कहता है बाकी खाता आगे चलन दो। ए खाता आगे चलते चलते ਇਹਦੇ ਹਲ 72,000 बन गया जे। ओए वो भी ला देंगे, 5 तारीख से आलन दे। वो वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। हाँ जी हाँ जी, ये बकायदा वो कंटेनर बन गए हैं जिसे टायर ला के ले गए। यार मैं जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं तुम वो समझो, मैं तुम्हारी मजबूरी को समझ रहा हूं, मगर यार मेरे प्यारे भाई, मेरे दोस्त, आहिस्ता आहिस्ता अपनी ख्वाहिशात को महदूद करना सीखो, सुकेड़ो उनको। फरीद साहब, अक्सर आपकी भाभी मुझे कहती है जानू। वाह, हाँ जानू कहती है, गुड, मैं नहीं फोर्स करता, वो खुद ही कहती है। जाहिर है जाहिर है। वो खुद कहती है थैले तो खुद। कई खवातीन बड़ी दिलेर भी होती है। ये अजीजी को छोड़े फरीद साहब, वो मुझे जानू कहती हैं। भाई ये मसला घर जाके सॉल्व कर लेना, बात बताएं। अरे भाई ये मसला नहीं है, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। बात मैं एक्चुअली ये करने लगा था कि मेरी बीवी कहती है कि जानू आप गाड़ी बड़ी ले लें। मैं कहता हूं कि ये मेरी जरूरत पूरी कर रही है और मेरे बजट के मुताबिक है ये गाड़ी, मैं बड़ी क्यों ले लूं, क्यों अपनी जान मुश्किल में डाल लूं। इतनी सारी बात है, क्या बात? सिर्फ इतनी बात है कि हम लोग दाएं बाएं से सुन के या देख के हाँ जी, अपनी जरूरियात, अपनी ख्वाहिशात बढ़ा लेते। बिल्कुल। खुदा के वास्ते ये ना करो भाई, अपनी ख्वाहिश को, अपनी जरूरत को अपनी जेब देख के पैदा करो। सही बात है। सुन रहे हो, और सुन रहे हो पानी वाले टैंकर, और तुम बात करो बारीक धार वाली टूटी। फरीद साहब, मैंने अपनी दुकान के आगे सब्जियां भी लगानी शुरू कर दी थी जो इसकी वजह से बंद की हैं। मेरी दुकान पे आता था, किलो किलो गाजरे तो खड़ा खड़ा खा जाता था। गाजरें खाने के बाद 2 कू खीरे, 1 अद्धी चुकंदर, 1 एडा कू प्याज खा के कहता मेरा सलाद पूरा हो गया। अगर महल्लेदारी दे च तू सलाद खवा ही बैठा है तो हुण इत्थे सानू जलील करेगा। ओ भाई मुफ्ती खाए जा रहे हो, खरीद के खाओ। कहीं पे तुमने उसका उधार रखा हुआ है, कहीं उसकी सब्जियां तुम मुफ्त खाए जा रहे हो, क्या करते हो? हाय हाय, अक्सर ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਛੇੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗਾਂ। नाज़रीन यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। जुल्फकार अली भुट्टो जी, मैंने उनसे हाथ मिलाया हुआ है। तुम इतने बड़े आदमी से मिले हुए और तुमने हमें बताया ही नहीं। कभी तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना, कभी तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। लो। अच्छा जी, कई शख्सियात ऐसी होती हैं, अल्लाह पाक के ऐसे ऐसे खूबसूरत और ऐसे पर्सनैलिटी वाले इंसान भी हैं दुनिया पे कि आपकी उनसे अगर मुलाकात हो गई है या आपने कहीं उनको देख लिया है जी जी, तो कई कई दिन तक वो आपकी आंखों के सामने रहते हैं। हाँ जी, ये देखो, ये अल्लाह पाक की ये कितनी रहमत है, बिल्कुल कितनी बड़ी बात है। जी, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना कि उनकी शख्सियत ही ऐसी होती है, जी हाँ, उनकी शक्ल सूरत ही ऐसी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी किरदार की वजह से, अपने अमल की वजह से अपनी शख्सियत में ऐसी अट्रैक्शन पैदा की होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मगर ये बात तुम्हारे जहन में कैसे आई? यार मैं ये सोच रहा था कि एक ऐसे ही परसों तरसों बैठा हुआ कि मुझे एक्टिंग का शौक कैसे चढ़ा था, इतना कैसे मैं जुनूनी हो गया था। अच्छा, तो मुझे याद आ रहा था कि हल्का हल्का सा तो शौक था, वो मैंने आगे कई दफ़ा बताया है मुख्तलिफ जगहों पे कि वो डॉक्टर फ़कीर मोहम्मद फ़कीर रहमतुल्लाह अलैह को रेडियो पे या टीवी पे देखते सुनते थे, तो हमें टीवी में आने का शौक था। मगर हमारे गवर्नमेंट कॉलेज गुजरांवाला में एक तकरीब थी जिसमें चीफ गेस्ट आए मोहम्मद अली साहब। वाह वाह, ओ हो मोहम्मद अली मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में बड़ा आला मुकाम अता फरमाए। क्या पर्सनैलिटी अल्लाह पाक ने उन्हें अता की हुई। वो तो पहली लुक थी ना, जो मुझे याद है कि कई दिनों तक उठते बैठते सोते आंखों के सामने रही। जी, मगर बाद में जब उनसे मुलाकात हुई और मेरे बड़े ही वो मोहतरम बुजुर्ग बड़े मुझसे प्यार फरमाते रहे, सिटिंग से उनके साथ बैठ के उनकी सोबत में पता चला कि भाई
शक्लो सूरत से कहीं खूबसूरत किरदार है इनका। वाह ओहो, इंतहाई प्यारे, इंतहाई खूबसूरत आदमी है, सही मोहब्बत करने वाले। वाह क्या बात। तो मैं सोच रहा था कि यार ये अल्लाह पाक की कितनी नेमतें हैं, अल्लाह पाक का उस शख्स पे कितना करम होता है हाँ जी। कि उसके अमल की वजह से या उसकी शक्ल सूरत की वजह से या उसके बिहेव की वजह से आप उसको प्यार करने लग जाएं, आप उसको भूलें ही ना, वो आपके दिल में, आपकी आंखों में, आपके दिमाग में बस जाए। बिल्कुल, ये कितनी अल्लाह ताला की रहमत है। बहुत अच्छी बात है। अच्छा यार, आप सब लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की पसंदीदा शख्सियत से मुलाकात कब और कैसे हुई? फरीद साहब, जिस शख्सियत की मुलाकात आज तक मेरी आंखों के सामने है वो शख्सियत है जनाब जुल्फकार अली भुट्टो। जी, मैंने उनसे हाथ मिलाया हुआ है। अमान से जी सर। इनको टॉप हट गए और तुम इतने बड़े आदमी से मिले हुए और तुमने हमें बताया ही नहीं। कभी तुम पूछोगे तो मैं बताऊंगा ना, कभी तुमने मौका ही नहीं दिया मुझे बताने का। लो यार मैं तेरा खामन था, एडा को दुखी होने। ओ यार ठहरो एक मिनट, बताओ थैले कैसे मिले थे तुम? फरीद साहब, मुल्तान से मेरा ताल्लुक है। कैंट में मेरी दुकान थी और जिस चौक में कैंट में मेरी दुकान थी वहाँ जलसा था जुल्फकार अली भुट्टो साहब का, तो मैं वहाँ जलसे में गया हूँ और स्टेज वहीं बना हुआ था, तो स्टेज पर चढ़कर मैंने उनसे हाथ मिलाया। वाह मेरे नाल भी मिला, क्योंकि वो गरीबों के लीडर थे और उन्होंने गरीब से ही हाथ मिलाया। वाह यार ये तो बड़ी क्रेडिट वाली बात है। गोगे, तुम बताओ, तुम्हें किस शख्सियत से मुलाकात याद है? फरीद साहब, मुझे जो मुलाकात याद है वो मेरे लिए सुहानी है। फन का सुल्तान सुल्तान रई साहब से मेरी मुलाकात हुई है क्या बात। हाय 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 हाय। और मैंने अपने हाथों से उनको खाना पका के खिलाया था, क्योंकि 3-4 घंटे उन्होंने उधर बैठना था, तो वो कहानी उनको सुनानी थी उन्होंने, मरहूम जवेद हसन साहब ने। जी तो जब उन्होंने कहानी शुरू की तो 5 घंटे गुजर गए, उन्होंने खाना शाना खाया और जाते हुए कहने लगे, होर गल्लां दियां गल्लां, ए मुंडे दे पकाए हुए खाने दा मजा है। नहीं, असल बात बताओ। उन्होंने कहा होगा यार होर ते गल्लां दियां गल्लां, इस मुंडे ने पका के शुक्र है खुद नहीं खाता। अच्छा जुल्फी, तुम बताओ, तुम्हारी पसंदीदा शख्सियत से जो मुलाकात हुई वो कौन सी थी? मेरे अपने शहर में मस्ताना साहब। वाह, बहुत आला। तो मस्ताना साहब तुम्हें बहुत पसंद थे? हाँ जी, मस्ताना साहब ने ना एक वीडियो में मुझको ऐसे थापड़ा भी दिया। तो फैसलाबाद का एक यानी कि नामी ग्रामी शख्स, उसने कहा, ओए जा सी तेरे ते खुश ही, तेनू साडे बाबे ने थापड़ा दिता हो, तू खुश ते होएगा ना। वाह वाह तो वो एक थापड़े की वजह से मैंने दुनिया में काफी प्यार मोहब्बत हासिल। वाह। क्या तो ये जो थपकी मस्ताना साहब ने तुम्हें दी, वो कौन सी परफॉर्मेंस थी? वो ना जी थिएटर पे ना मैच यानी कि जुगतें एक दूसरे को हो रही थी, तो एक तीसरे करैक्टर ने मस्ताना साहब को बात की, तो बीच में मैंने उसका जवाब यानी कि मस्ताना साहब से पहले उनको यानी कि अपने उस्तादों का डिफेंस करते हुए उनको जवाब दिया, जिससे मस्ताना साहब, फिर अल्लाह जन्नतों में घर करे, अमान साहब भी वहीं पे मौजूद थे, फिर ये दोनों शख्स, बड़े लोग, बड़ी शख्सियतें खुश हुई मुझसे। वाह वाह। फिर उन्होंने इनको डॉक्टर से इनाम के तौर पे ड्रिप लगवाई। अच्छा गौरी साहब, आप बताइए, आपकी पसंदीदा शख्सियत से मुलाकात कौन सी है? मोहम्मद कवि खान साहब से। हाय 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 हाय। एकदम मेरे सामने आ गए तो मैं हक्का बक्के रह गया। मैंने कहा, जिसके मेरे अब्बू भी फैन है, वो शख्सियत मेरे सामने आ गई, क्योंकि मोहम्मद कवि साहब को सभी लोग जानते थे। वो पाकिस्तान पीटीवी के पहले हीरो थे। क्या बात है जी, क्या बात है। वाकई वो ऐसी शख्सियत थे कि जब उनसे मुलाकात होती थी तो वो कई सालों बाद भी कितनी देर तक आंखों के सामने रहते थे। सही बात है। उनकी शख्सियत का सहर ही ऐसा था सर। हाँ जी, वो टीवी पे ही मतलब पहले हीरो थे, तो हर इंसान ने उनको देखा हुआ था। तो बात ये हुई कि वो मुझे ना ड्रामे का कह रहे थे कि मरी ड्रामा करना है। अच्छा। तो मैं एक ड्रामा ना, ये बागे जनाब पहाड़ी की बात है जी, तो मैंने उसी डेट पे ना एक ड्रामा ना पकड़ा हुआ था, जिसका एडवांस थोड़ा सा कोई 500-600 उस वक्त एडवांस होता था। तो मैंने सच्ची बात की, मैंने कहा सर मैंने ना इसी डेट पे ये ड्रामा एक पकड़ा हुआ है, तो वो अगर कहते हैं तो मैं वो छोड़ देता हूँ, अगर कहते हैं तो मैं वो कर लेता हूँ।
तो उन्होंने कहा कि आपने जो कमिटमेंट की है वही करो आप, वाह और बल्कि मुझे शाबाश दी कि आप कमिटमेंट के पक्के हैं, वाह वही करें, मैं फिर कर लूँगा ड्रामा। वाह तो वो ऐसे इंसान थे कि फिर वो फिल्म की और टीवी की हमारी तो कोई स्टडी नहीं थी, मतलब हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। सही। जी तो थिएटर की दुनिया में फिर वो सेल साहब के साथ वो ड्रामा करते थे जी। तो फिर जो जब उनसे यानी मुलाकात हुई, जिंदगी में जो वक्त गुजरा, जी सही। जी फिल्म का तो टीवी का तो हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। हाँ जी और थिएटर की दुनिया में फिर वो सेल साहब के तो वो उस्ताद थे, बल्कि सबके उस्ताद थे। बहुत प्यारे, बहुत प्यारे। तो मुझे जब सेल साहब ने अपनी टीम में बुलाया जी जी तो फिर उनसे फिर मुलाकात हुई। बड़ी दोस्ती, वो इससे बहुत प्यार करते थे। वो फिर ऐसे इंसान थे कि यकीन करें कि वो बात उनके फेस पे आई नहीं है, या मुझे याद नहीं कराई कि यार तुमने मुझे ना की थी। बल्कि अमेरिका, जब मैं पाकिस्तान से पहली दफ़ा बाहर की दुनिया में गया हूँ, इंटरनेशनल टूर जो मेरा हुआ पाकिस्तान से बाहर, जी वो मोहम्मद कवि खान साहब ही मुझे ले गए थे। क्या क्या बात। उस ड्रामे का नाम था कुछ ना कहो। अच्छा। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और बड़ी प्यारी शख्सियत, क्या बात है। और मैं इसको खुद मैं भी बहुत बड़ा क्रेडिट समझता हूँ हाँ जी कि हमारे दौर में उन्होंने जितना भी थिएटर किया ना, वो सिर्फ हमारे साथ ही किया। क्या बात, क्या बात। वैसे अजीजी, ऐसे जो लोग हैं ना, वो सदियों बाद ही पैदा होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, अंधेरे को बुरा भला कहने के बजाय एक छोटा सा दिया जलाएं। वाह अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।